गरीब भाभी के लिए अमीर देवर लाया लाखों की ड्रेस और तोहफे। तो सबको ये टॉपिक समझ आ गया ना? एनी डाउट? आज भी आशीष क्लास के लिए नहीं आया। अभी बताती हूँ इसे। क्लास खत्म होने की बेल बजती है और सारे स्टूडेंट दूसरी क्लास के लिए जाने लगते हैं कि तभी कॉरिडोर में आशीष अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा होता है। ये देख निशा उसके पास जाती है और उसके कान खींचने लगती है। ये आप क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। तुम क्लास के लिए क्यों नहीं आए? हर रोज तुम फिजिक्स की क्लास मिस कर देते हो। आपको तो पता है ना कि मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत बोरिंग क्लास होती है। कुछ दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और तुम हो कि क्लास मिस कर रहे हो। अगर कल से तुम मुझे फिजिक्स की क्लास में नहीं दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बाबा, कल से पक्का आऊंगा क्लास में। अभी तो आप अपनी केमिस्ट्री की क्लास में जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। निशा अपनी नेक्स्ट क्लास में चली जाती है तो भाई आशीष के दोस्त, ये कितना ज्यादा हुक्म चलाती है ना, जैसे तू इसका सगा भाई हो। ए सगी से बढ़कर है निशा दीदी मेरे लिए। इन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाया है, सपोर्ट किया है। अगर ये ना होती ना तो मैं हमेशा क्लास में फेल हो जाता। निशा शुरू से ही आशीष को अपने भाई की तरह ट्रीट करती थी। उसे पढ़ाना, नोट्स बनाने में मदद करना, सब कुछ निशा का ही काम था। ऐसे ही एक दिन, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि मैं पीजी में रहती हूँ और वहाँ पर खाना बनाना कितना मुश्किल है। तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद पास्ता बना रही थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, पता है सुबह से मेरा पास्ता खाने का मन था। चलो अब पढ़ाई करते करते खाते हैं। निशा आशीष के साथ पार्क में बैठकर पढ़ाई करते हुए पास्ता खा रही होती है कि तभी आशीष, वैसे दीदी आपका ये ग्रीन वाला सूट थोड़ा पुराना सा हो गया है ना, इसमें रुएं भी निकल रही हैं। अब आप दोबारा मत पहनना इसे। आशीष, तुम तो जानते हो ना कि मैं यहाँ शहर में अकेली रहती हूँ। माँ बाबा गांव में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके मैंने इस कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप हासिल की थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आराम से रह रही हूँ। माँ बाबा गांव से हर महीने मुश्किल से 1000 से 2000 रुपए भेजते हैं। अब उससे आने जाने का किराया निकालूं या अपने लिए नए कपड़े लूं। अरे दीदी, आप मुझे अपना छोटा भाई बोलते हो ना, लेकिन मुझे अपनी दिक्कत नहीं बताती हो। चलो आज ही हम आपकी शॉपिंग करते हैं। नहीं नहीं आशीष, अच्छा नहीं लगता। मेरे पास कुछ और सूट है, मैं वो पहन लूंगी। आप मेरी बात मान रही हो या नहीं? कहा ना उठो। आशीष निशा का हाथ पकड़ता है और अब वो लोग आशीष की गाड़ी में बैठकर सीधा एक मॉल में जाते हैं, जहां आशीष निशा को काफी सारे तरह तरह के कपड़े दिलाता है। दीदी ये वाला सूट देखना, कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ये तो पूरे 28,000 रुपए का है, इतना महंगा नहीं लेना। मैं आपको नहीं, अपनी दीदी को दिला रहा हूँ। आप बस पसंद करिए, पैसों की फिक्र मत करिए। आशीष निशा के लिए काफी महंगे महंगे कपड़े खरीदता है और अब वो शॉपिंग करके मॉल से बाहर आने लगते हैं कि तभी आशीष को अपना बड़ा भाई अर्जुन मिलता है। आशीष तू यहाँ, और साथ में ये लड़की कौन है? अरे भैया, ये वही निशा दीदी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। इन्हीं की वजह से तो हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। जी नमस्ते। अच्छा जी नमस्ते। अच्छा, तो आपकी वजह से मेरा ये नालायक भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है। थैंक यू सो मच। अब वो तीनों ही एक कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं तो वहीं अर्जुन बस निशा को ही देखता रहता है। निशा की सिंप्लिसिटी, उसका बोलचाल अर्जुन को पहली नजर में ही भा जाता है। समय बीतने के साथ साथ अर्जुन धीरे धीरे निशा को पसंद करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज निशा का बर्थडे होता है, जिसके लिए आशीष एक बड़ा सा गिफ्ट निशा के लिए लेकर जा रहा होता है। ये देख आशीष की माँ संगीता, ये इतना बड़ा तोहफा किसके लिए ले जा रहा है? किसी दोस्त का जन्मदिन है क्या? निशा दीदी का बर्थडे है तो उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। जब देखो निशा निशा। मुझे तो लगता है उसने तुझे अपना भाई भी इसीलिए बनाया है ताकि वो तेरे पैसों पर ऐश कर सके। माँ, आप गरीबों से इतना नफरत क्यों करती हो? वो गरीब जरूर है लेकिन पैसों के लालची नहीं है। आशीष की बात सुनकर संगीता का मुंह बन जाता है। तो वहीं आशीष थोड़ी देर में निशा के साथ कैफे में पहुंचता है। वहां अर्जुन निशा को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं अर्जुन आप? आपके मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे घर में तो लव मैरिज भी अलाउड नहीं है, और इस बारे में अगर आशीष को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा? मेरे पीठ पीछे भैया भाभी को प्रपोज करने लग गए। भाभी, मुझे तो भैया ने पहले ही बता दिया था इस बारे में। अब आप दीदी से डायरेक्ट मेरी भाभी बन चुकी हो। इतना अच्छा देवर मिल रहा है आपको, है ना? और आप हो कि शादी के लिए मना कर रही हो। वैसे मेरे घर में भी लव मैरिज अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। अर्जुन की बात सुन निशा अब उसे हाँ कर देती है और अब वो 1 महीने के अंदर ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
तो वहीं जब दोनों घर पहुंचते हैं तो इन्हें देख संगीता और कमलेश। ये क्या है अर्जुन? आशीष, ये लड़की तो सिर्फ तुम्हें पढ़ने में मदद किया करती थी ना, और आज ये तेरी भाभी बन गई। देखा, इसीलिए मैं कहती थी कि गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाती है। आप ये मेरी भाभी हैं और इस घर की बड़ी बहू, आप इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तुम्हारे परिवार में लव मैरिज अलाउड नहीं है। तूने लव मैरिज भी की तो सड़क छाप भिखारी से। अरे किस खानदान की है ये? हाँ, इसका स्टेटस क्या है? मैं ही इसका खानदान हूँ और मैं ही इसकी इज्जत। अगर आप लोग निशा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं और निशा इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अर्जुन के घर छोड़कर जाने वाली बात सुन कमलेश और संगीता थोड़े परेशान हो जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी उन्हें निशा को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो वहीं अब निशा जब कमरे में आती है, भाभी आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं मम्मी पापा को मना लूंगा। कुछ दिन लगेंगे लेकिन देखना सब ठीक हो जाएगा। जिसका तुम जैसा देवर हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज ना चाहते हुए भी संगीता को अपनी नई नवेली बहू की मुंह दिखाई करनी पड़ती है। इसमें आशीष निशा के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए का एक सुंदर सा गाउन और साथ में एक डायमंड नेकलेस लेकर आता है, जिसे देख सभी लोग, अरे संगीता, तुमने भी अपनी बहू को 10,000 वाली साड़ी दी है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो पूरा 1 लाख रुपए का गाउन ही दे दिया और ऊपर से ये डायमंड का नेकलेस। लगता है देवर भाभी के बीच में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और होगा भी क्यों नहीं, मेरी इतनी प्यारी लाडली भाभी हैं। अपने छोटे बेटे को अपनी बहू के लिए इतना करता देख संगीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अब मन ही मन निशा से और ज्यादा जलने लगती है। इसी तरह एक दिन, आज मैंने बादाम का हलवा बनाया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। ले जा इसे मेरी आंखों के सामने से। तेरा हाथ का तो मैं पानी तक ना पीऊं। सिर्फ अपने बेटे की वजह से तुझे मैंने इस घर में बहू बनकर आने दिया। मैं गरीब हूँ और इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन अब मैं इस घर की बहू हूँ माँ जी। हाँ, बहू बनकर ही रह, सर पर चढ़ने की कोशिश मत कर। अपनी सास की ऐसी बातें सुन निशा अपने कमरे में आती है और रोने लगती है कि तभी आशीष निशा के पास आता है और उसे रोता देख, भाभी आप रो क्यों रही हैं? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? आशीष, मैं जानती हूँ कि माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन क्या माँ ने फिर कुछ कहा आपसे? मैंने कितनी बार समझाया उन्हें, लेकिन वो समझती नहीं। आज मुझे माँ से अच्छे से बात करनी होगी। निशा आशीष को रोकती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और अब वो सीधा अपने माता पिता के कमरे में जाता है और अपनी माँ को सुनाने लगता है। इसे देख कमलेश, लड़की के लिए तू अपनी माँ से इस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है? क्या यही संस्कार दिए हमने तुझे? बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, मैं बस इतना ही समझा रहा हूँ कि घर की बहू है तो प्लीज उनसे अच्छे से तो पेश आइए। आशीष को गरीबों की इतनी साइड लेता देख संगीता और कमलेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और घर में सबको पता चलता है कि निशा प्रेग्नेंट है, जिसे सुन अर्जुन और आशीष बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भैया अब तो मैं चाचा बनने वाला हूँ, मुझसे भी कोई छोटा इस घर में आने वाला है। मैं भी तो पापा बनने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा तो इसे चाचा बनने की खुशी है। ओए चिंता मत कर, तुझसे ही बच्चे की सारी डायपर बदलवाऊंगा मैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुन निशा हंसने लगती है और अब इसी तरह निशा की प्रेगनेंसी के मंथ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस समय भी संगीता कमलेश का बर्ताव नहीं बदलता। समय गुजरता है और निशा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिसकी खुशी में आशीष पूरे घर को तरह तरह के गिफ्ट से भर देता है। और ये देख निशा, तुमने इतना सब कुछ किया, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे जरूरी नहीं थी, मेरा भतीजा आया है और ये तो कुछ भी नहीं भाभी, अभी तो मैंने आपके और बाबू के लिए ना और भी कई सारी चीजें मंगवाई हैं। भाई जितना मैंने सोचा था आशीष तो उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है। अगर कभी मैं ना रहूं तो आशीष तुम्हारा ख्याल रखने में जरा भी कमी नहीं करेगा। अब इसी तरह 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं और आज आशीष अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहा होता है। मैं आप सभी को बहुत याद करूंगा और खासकर मेरे इस छोटे से शैतान को। भाभी आप अपना ख्याल रखना। हाँ, जब मैं वहाँ से आऊंगा ना तो आपके और इस छोटे से शैतान के लिए ढेर सारे सामान लेकर आऊंगा। तुम वहाँ पर 4 साल के लिए जा रहे हो, मन लगाकर पढ़ाई करना, आवारागर्दी मत करने लग जाना, क्योंकि वहाँ मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे कान खींचने के लिए। अरे मेल मिलाप हो गया हो तो चले, या और कुछ बाकी रह गया है अभी? कमलेश और अर्जुन आशीष के साथ एयरपोर्ट जाते हैं और इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। निशा का बेटा भी अब 1.5 साल का हो चुका था। निशा अपने सास ससुर के मनमुटाव के बावजूद भी उनका ख्याल रख रही थी। अब मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशीष तो चला गया है, जो हमेशा इसके साथ रहता था। अब हम इसे घर से निकाल सकते हैं।
अरे जाने दो, शादी को इतना समय हो चुका है, तुम्हारा पोता भी आ गया है अब तो। जब छोटे की शादी होगी ना तब ले आना अपने पसंद की बहू। अगर छोटा भी इसकी तरह गरीब लड़की से शादी कर ले तो वो बड़े से ज्यादा दिलदार है। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। समय गुजर जाता है और निशा को पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। ये खबर निशा अर्जुन को देने वाली होती है। दोपहर का वक्त होता है। निशा कमरे में बैठ कपड़े तह कर रही होती है कि तभी योगेश नाम का एक लड़का निशा के कमरे में घुस आता है, जिसे देख। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? माँ जी, पापा जी कहाँ हैं आप लोग? अरे जाने मन, क्यों चिल्ला रही हो? भूल गई क्या अपने पुराने आशिक को? निशा का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी संगीता, कमलेश अर्जुन के साथ निशा के कमरे में आ जाते हैं। आप आ गए। पता नहीं ये लड़का कौन है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैं कहती थी ना कि तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख, आज तो तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया इसे। ये क्या कह रही है? ऐसा नहीं अर्जुन, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं इस लड़के को नहीं जानती। अरे पति के आगे पलटने लग गई। अरे साहब, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारा इसकी शादी के बाद भी अफेयर चल रहा था। मैं तो बस इससे मिलने ही आया हूँ। योगेश अपने फोन में उसकी और निशा की कुछ वीडियो और फोटोज दिखाता है, जिसे देख। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। निकल जाओ मेरे घर से। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा कोई कसूर भी नहीं है। ये बच्चा अर्जुन का नहीं है। निकल जा मेरे घर से और अपनी शक्ल मत दिखाना। संगीता निशा और उसके बच्चे को धक्के मारकर घर से निकाल देती है, जिसके बाद अब निशा भटकती है। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा किराए का घर ढूंढते हुए एक मोहल्ले में आती है। महीने का 2500 लूंगी, लेकिन 2 महीने के एडवांस लेती हूँ मैं। एक कमरा बचा है, चाहिए तो बताओ। 5000 तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मंगलसूत्र है। 20,000 का तो होगा ही। आप इसे रख लीजिए। कुछ महीने के किराए के पैसे निकल जाएंगे और आगे के पैसे मैं आपको काम करके लौटा दूंगी। निशा जब घर देखती है तो वहाँ एक पुराना सा मिट्टी का चूल्हा, थोड़ा बहुत खाना बनाने का सामान और एक पुरानी खाट पड़ी होती है। और अब घर खर्च चलाने के लिए निशा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालती है। इसी तरह समय गुजरता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। दूसरी तरफ आशीष अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात करता है। आप सबसे तो मेरी बात हो गई, लेकिन भाभी कहाँ है? एक तो पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि महीनों महीनों में कॉल करना होता है। अरे वो अपने मायके गई है, जब आएगी तो करवा दूंगी बात। अर्जुन को कुछ मालूम नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसकी भाभी के साथ क्या हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ निशा अपने बेटे मोनू का स्कूल में एडमिशन करवा देती है। आज मेरा स्कूल का पहला दिन था और सभी बच्चे मेरे कपड़े देखकर हंस रहे थे। ये शर्ट भी यहाँ से फटी हुई है। आप स्कूल से नए कपड़े क्यों नहीं ले लेती? स्कूल के कपड़े काफी महंगे हैं। मैं तुम्हारे लिए मार्केट से ले आऊंगी। अगले महीने मेरी तनख्वाह मिलेगी ना, तब तक के लिए मैं तुम्हारी ये शर्ट सील देती हूँ। गरीबी की वजह से निशा अपने बेटे के लिए एक स्कूल की यूनिफॉर्म तक नहीं ले पा रही थी। सुई की मदद से निशा अपने बेटे की फटी हुई शर्ट को सिल रही होती है कि तभी पास के पड़ोस में रहने वाली पार्वती नाम की औरत उसके घर आती है। कल मेरी बहू की मुँह दिखाई की रस्म है, जरूर आना। आंटी, मैं जरूर आऊंगी। इसी तरह दिन गुजरता है और अगले दिन घर का काम निपटाकर निशा मुंह दिखाई की रस्म में पहनने के लिए अपनी साड़ियाँ देखती है। मेरे पास तो सिर्फ ये साड़ियाँ हैं, जिसमें से ये फटी है और इसके ब्लाउज ढीले हैं। लगता है अब यही वाली पहननी पड़ेगी। कपड़े भी इतने पुराने और देने के लिए भी कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, कांच की चूड़ियाँ ले लूंगी। पुरानी सी एक फटी सिली हुई साड़ी पहनकर 20 रुपए की कांच की चूड़ियां लेकर निशा अब पार्वती की बहू की गोद भराई में पहुंचती है, जहां सभी अमीर औरतें निशा को देखती हैं। अरे इस गरीब को यहाँ किसने बुलाया? और जरा इसका तोहफा तो देखो, कांच की चूड़ियाँ लेकर आई है। औकात होती है नहीं और आ जाते हैं मुंह उठाकर। औरतों की ऐसी बातें सुन निशा की आंखें भर आती हैं। अब वो सीधा रोते हुए बाहर आती है, जिसे देख पार्वती भी उसके पीछे पीछे आती है। रुक जा बेटा, तू लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रही है? मैं जानती हूँ तेरे हालात इस वक्त कैसे हैं। तू क्यों ये सब बर्दाश्त कर रही है? तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? मेरे मायके में लव मैरिज अलाउ नहीं है। उन लोगों से लड़के ही मैंने अर्जुन से शादी की थी और अब मैं वहाँ गई तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे। निशा बुरे दिनों से गुजर रही थी। इसी तरह समय गुजरता है और आज मोनू को स्कूल में फर्स्ट आने के लिए गिफ्ट के तौर पर कॉपियों का सेट मिलता है, जिसे देख निशा। इसमें तो काफी सारी कॉपियाँ हैं और तुम्हारे लिए तो 4-5 काफी है। मैं ये बाकी कॉपी दुकान पर बेच दूंगी और जो पैसे आएंगे
उससे घर का राशन ले लूंगी। आप मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देती। स्कूल से पहली बार कोई गिफ्ट मिला है और उसे भी आप ले रही हो। क्या करूँ बेटा, हमारे हालात ही ऐसे हैं। न पहनने के लिए तन पर ढंग का कपड़ा है, न कोई जरूरत की चीज। निशा अपने रोते हुए बेटे का चेहरा देख दिल पर पत्थर रख उन कॉपियों को बेच देती है, जिससे वो अपने बेटे के लिए घर का थोड़ा बहुत सामान ले आती है। इसी तरह मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सत्संग होता है, जिसमें सभी अमीर पूरा 16 श्रृंगार कर महंगी महंगी साड़ियां पहनकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ निशा एक सिंपल पुरानी साड़ी पहनकर खाली हाथ सत्संग में आ जाती है, जिसे देख फिर से कुछ मोहल्ले की अमीर घमंडी औरतें, अरे जरा देखो इसे, फिर से मुंह उठाकर ये पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनकर आ गई। अरे इससे अच्छे कपड़े तो मेरे घर की नौकरानी पहन लेती है। तुम लोग कभी अपना मुंह बंद नहीं कर सकते क्या? अरे जिसके पास जितना है वो उतना ही तो करेगा। तुम तो इसका साइड लोगी ही। तुम्हारी पड़ोसन जो है, अगर मुझे पता होता कि ऐसे ऐसे गरीब सत्संग में आ रहे हैं तो मैं तो कभी नहीं आती। निशा ने जो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, वो सब अब उसके साथ हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ निशा की ससुराल में, इस लड़की को तो देख, कितनी सुंदर है और अमीर घराने से भी है। हाँ बोल दे बेटा, कब तक इस तरह कुंवारा बैठा रहेगा? कुंवारा नहीं हूँ, मेरी शादी हो रखी है और अब शादी पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं इससे तो क्या, दुनिया की किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अर्जुन गुस्से में चला जाता है, जिसे देख कमलेश, बस देख लिया तुमने, अरे नहीं करेगा वो शादी। अच्छा खासा अपनी बीवी के साथ खुश था, लेकिन तुमने उस दिन वो नाटक करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैसे तो सब मैंने ही किया था, भूलिए मत, वो लड़का भी आप ही ढूंढ कर लाए थे। कुछ समय पहले जो निशा के साथ हादसा हुआ था, उस हादसे के पीछे कमलेश और संगीता दोनों का हाथ था। उसके बारे में अभी तक कोई भी वाकिफ नहीं था। अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मोनू गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि तभी भागते भागते वो गिर जाता है, जिससे उसकी पैंट घुटनों से फट जाती है। ये देख सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। देखो देखो, इसकी फटी हुई पैंट फिर से फट गई। अब मोनू तू क्या पहनेगा? तेरे पास तो सिर्फ यही पैंट है। तुम लोग बहुत बुरे हो, सब हंस रहे हो ना मुझ पर। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मोनू रोते हुए सीधा अब घर में आ जाता है। तो वहीं निशा जो काम से घर लौट रही होती है, वो ये सब देख लेती है। गुड़िया के पास भी सिर्फ 2 ही फ्रॉक है। कल जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले उनके लिए कपड़े लेकर आऊंगी। निशा को जैसे ही अगले दिन पैसे मिलते हैं, वो सीधा एक सस्ते कपड़ों के बाजार में जाती है। भैया ये 2 शर्ट, ये वाली पैंट और ये 2 बेबी फ्रॉक पैक कर दीजिए। और कितने हुए? हर कपड़ा 50 रुपए का है, तो आपका टोटल 300 रुपए हुआ। भैया थोड़ा कम कर लीजिए ना आपकी ना मेरी। 200 रुपए ठीक है? मैडम 50 रुपए में कपड़ा दे रहा हूँ तो भी आपको ज्यादा लग रहा है, हाँ? लेना है लीजिए, वरना रहने दीजिए। निशा अब उस कपड़े वाले को 300 रुपए दे देती है और जब वो कपड़े लाकर अपने बच्चों को पहनाती है तो मेरी गुड़िया रानी कितनी खुश हो रही है नई फ्रॉक पहनकर। मुझे पता था कि तुझे ये जरूर पसंद आएगा। लेकिन माँ, मुझे ये कपड़े नहीं पसंद है। देखिए ना कितने पुराने से लग रहे हैं और इसमें तो हल्की हल्की बदबू भी आ रही है। अरे बेटा वो मार्केट से लिए थे ना, तो धूल वगैरह उड़ती रहती है, तो उसी की बदबू होगी। निशा अब अपने बेटे को क्या ही बताती। इसी तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। हर रोज की तरह निशा अपनी गोद की बेटी को पड़ोसन के घर छोड़कर काम पर जाती है। और आज निशा जब फटी हुई साड़ी में अपनी मालकिन के घर के काम कर रही होती है, तभी मालिक की बुरी नजर निशा पर पड़ती है, जिसे निशा समझ जाती है और अब घर आकर अगर आज आशीष होता तो कितना अच्छा होता ना। मालिक मुझे कितनी गलत नजर से देख रहे थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब निशा आशीष के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो एक बार बेंच में अटक कर निशा का सूट साइड से फट जाता है, जिसे सभी लोग घूर कर देख रहे होते हैं। ये देख आशीष, तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? हाँ, जरा सी लड़की के कपड़े इधर उधर क्या हुए? तुम लोगों की बुरी नजरें शुरू हो गईं। आशीष निशा को दुकान पर ले जाता है, जहां वो नए कपड़े दिला देता है। उन दिनों को याद करते हुए निशा की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। निशा आज अपनी गुड़िया को खिला रही होती है तो देखती है कि उसकी बेटी के पास एक ही खिलौना है जो टूटा हुआ है। ये देख निशा, माँ अपने बच्चों को इतने तोहफा लाकर देती है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। ऐसे ही समय गुजर जाता है। निशा मंडी में कुछ सब्जियां लेने के लिए आई होती है कि तभी उसे अर्जुन अपनी गाड़ी से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये देख निशा, मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं बेकसूर थी। निशा अर्जुन की गाड़ी के पीछे भागने लगती है, लेकिन अर्जुन निशा को नहीं देख पाता, जिससे निशा काफी दुखी हो जाती है। तो वहीं हफ्ते भर के अंदर मोनू का जन्मदिन आने वाला होता है। मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप तोहफा दोगी ना और नए कपड़े भी दिलाओगे ना? मोनू की बातें सुन निशा का दिल भर आता है।
और अब वो लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ बोरे ढोने का काम भी कर लेती है। ये बोरा तो कुछ ज्यादा ही भारी है, लेकिन उठाना पड़ेगा, तभी तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई तोहफा ले पाऊंगी। निशा काफी मेहनत करती है और जल्दी पैसे जोड़कर अपने बेटे के लिए नए कपड़े और तोहफे लेती है। और मोनू अपनी माँ के हाथों से दिए हुए उन तोहफों और कपड़ों को देखने के साथ साथ अपनी माँ के उन फटे हाथों को भी देखता है। आपके हाथों में कितनी चोट लगी है? आपने बहुत मेहनत करी है ना। सॉरी माँ, मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना दर्द होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू कभी मुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता। गुड़िया भी जब कल को बड़ी हो जाएगी तो उसे भी तेरी तरह ही अपना दिल दुखाना पड़ेगा। अपनी माँ को रोता देख मोनू उसे गले से लगा लेता है। और अब इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। आशीष बीच में अपने घर वालों से मिलने लंदन से सीधा इंडिया आ जाता है, जिसे देख सभी लोग काफी खुश होते हैं। पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया। वैसे भाभी कहाँ है? हाँ, और मेरा भतीजा, वो तो बड़ा हो गया होगा ना। आशीष के सवाल करने पर संगीता उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुन आशीष को यकीन नहीं होता। आप लोग झूठ कह रहे हैं ना? मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। भैया ये लोग क्या कह रहे हैं? यही सच है और तुझे इसे मानना पड़ेगा, जैसे मैंने माना। आशीष को अभी भी किसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ निशा अब एक क्लब में झाड़ू पोछा करने का काम करती है। हर रोज की तरह निशा क्लब में सफाई कर रही होती है कि तभी क्लब का मालिक निशा के पास आता है। हे, तुम कितनी सुंदर हो, लेकिन कितनी अकेली हो ना। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अपनी ये तनाई बांट सकती हो। मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्लब का मालिक अब निशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी उसी वक्त आशीष अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में आता है। और जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो उसी वक्त क्लब के मालिक को काफी मारता है और अब निशा को क्लब के बाहर ले जाकर, ये सब क्या है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर वालों ने तो बताया कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि ये सब सच है। निशा आशीष को सब सच बताती है और अब उसे लेकर सीधा अपने उस गरीब मकान में जाती है। तो वहीं सरस्वती भी निशा की बेटी को लेकर आती है और आशीष को सब सच बताती है। तुम्हारी भाभी ने बहुत सफर किया है, बेचारी एक एक कपड़े के लिए तरस गई। इन बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौना तक नहीं है। अरे कई दिन तो इन्हें मेरे घर से खाना जाता है। बहुत बुरा किया तुम्हारे घर वालों ने इनके साथ। अपनी भाभी और दोनों भतीजा भतीजी की ऐसी हालत देख आशीष को काफी दुख होता है और वो सबसे पहले एक बड़े से मॉल जाता है, जहां वो अपने भतीजा भतीजी और भाभी के लिए कपड़े खरीदता है कि तभी उसे वहां पर एक 2 लाख की साड़ी पसंद आती है। आप ये साड़ी पैक कर दीजिए और बिल कितना हुआ बताइए। सर टोटल आपका बिल 4 लाख हुआ। हाँ तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, जल्दी से सारा सामान पैक कर दीजिए। आशीष लाखों रुपए के कपड़ों की शॉपिंग करता है। फिर निशा और उसके बच्चों के लिए जरूरत के तौर पर ढेर सारे तोहफे लेता है, जिसे निशा देखती है। आज तो तुमने हद कर दी। ये साड़ी 2 लाख रुपए की है। इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? और ये इतने सारे तोहफे क्यों? अरे कैसे जरूरत नहीं थी भाभी, देखिए ना बच्चे कितने ज्यादा खुश हैं। चलिए अब जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए आप। निशा सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े पहनाती है, तो वहीं आखिर में खुद लाख रुपए की नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। और अब जब निशा बच्चों के साथ घर से बाहर निकलती है तो आस पड़ोस के लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना। अब मैं जाकर अपने सभी दोस्तों को अपने नए कपड़े दिखाऊंगा। ये तो उस फेमस डिजाइनर की साड़ी है ना? पता है इसकी कीमत लाखों में है। हाँ तो ये साड़ी लाखों की है। निशा का देवर लेकर आया है महंगी साड़ी और ये इतने सारे गिफ्ट्स। आशीष, मैंने तो 1000 रुपए के कपड़े पहनने की चाहत छोड़ दी थी और तुमने मुझे लाखों के कपड़े लाकर पहना दिए। अगर तुम ना आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। शुरू से लेकर आज तक तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। यहाँ बात तोहफे और कपड़ों की नहीं है। भाभी ये सब तो करना ही था, आप बस कुछ देर इंतजार करिए, मैं जल्द वापस आऊंगा। इतना कहकर आशीष अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। तो वहीं आस पड़ोस की औरतें निशा के अगल बगल में झुंड बनाकर खड़ी होकर उसके महंगे कपड़े और तोहफे देखती हैं। तो वहीं थोड़ी देर में आशीष योगेश के साथ घर पहुंचता है, जिसे देखकर अर्जुन, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मिलकर निशा ने मुझे धोखा दिया था। तू इसे यहाँ क्यों लाया है? अगर इसे यहाँ नहीं लाता तो कभी आपको इसकी सच्चाई पता नहीं चलती। बड़ी मुश्किल से आया है ये मेरे हाथ। अब तू सच बता रहा है या नहीं? देखिए मेरा आपकी बीवी के साथ कोई चक्कर नहीं था, वो तो बिल्कुल बेकसूर थी। ये सब तो मैंने आपके माता पिता के कहने पर किया था। योगेश अर्जुन को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसके माता पिता ने योगेश को पैसे देकर ये सब करने को कहा था।
तो वहीं अर्जुन के सामने अब सारी सच्चाई आ जाती है। कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। शर्म आती है मुझे आप लोगों को अपना माँ बाप कहते हुए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तू उस गरीब लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ेगा? हाँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं निशा ने कितना सब कुछ सहा होगा मेरे बिना। अब अर्जुन सामान पैक करता है और घर छोड़कर जाने लगता है कि तभी आशीष भी अर्जुन के पीछे पीछे चल देता है, जिसे देख कमलेश, तू भी हमें छोड़कर जा रहा है? जो आप लोगों ने किया है ना, उसकी यही सजा है। दोनों भाई अपना घर छोड़कर अब निशा के पास चले जाते हैं। तो वहीं कमलेश, हमारे दोनों बेटे चले गए, अब रहो इस घर में अकेले। अपने दोनों बेटों को घर छोड़ता देख संगीता काफी पछता रही होती है। तो वहीं अर्जुन हाथ जोड़कर निशा से माफी मांगता है। मुझे तो तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने कैसे तुम पर भरोसा नहीं किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, लेकिन मेरा दिल कहता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये तो सीरियल वाला ड्रामा हो गया भाई, मुझे कोई सीरियल नहीं देखना। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। कपड़े मेरे फटे होते थे और इज्जत तुम्हारी कम होती थी। एक भाई बनकर, एक देवर बनकर तुमने काफी कुछ किया है मेरे लिए। निशा आंखों में आंसू लिए आशीष के गले लग जाती है, जिसके बाद अब वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।